नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो मुझे सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं उनको अनिवार्य है कि वो प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें और उसके साथ घंटी का जो सिंबल होता है उस पर भी क्लिक करें। दोस्तों, आज मैं आपको एक चमत्कार की बात बोलने वाला हूँ। जो चमत्कार पिछले 1.5 महीने से चर्चा में बहुत रहा है, क्योंकि वो चमत्कार 1.5 महीने पहले हुआ है। नवंबर 2024 में महाराष्ट्र में एक चमत्कार हो गया। राजनीति में चमत्कार हो गया। जिस महाराष्ट्र में पिछले अप्रैल, मई और जून महीने में लोकसभा के लिए वोटिंग हुआ था, उस वोटिंग में जिस महाराष्ट्र में 48 में से 30 सीटें महायुति को गंवानी पड़ी थी, बीजेपी का बड़ा भारी नुकसान हो गया था। 2023-19 में जिस बीजेपी के एक 23 एमपी चुनकर आ गए थे, वो बीजेपी घटकर 14 सीटें गंवाई और सिर्फ 9 एमपी तक बच गई, घट गई। महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस बड़ी तगड़ी संख्या में चुनकर आई। उनके 31 एमपी चुनकर आए। लेकिन 4 महीने होते होते जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव आ गया, तो उसी महाविकास आघाड़ी का और इंडी अलायंस का महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया। 50 तक नहीं आए। जिनके लोकसभा के एमपी 31 चुनकर आए थे, उनके विधानसभा में सिर्फ 46 विधायक चुनकर आ गए। तो ये तो चमत्कार माना गया। वैसे तो चुनाव में कोई चमत्कार नहीं होता, क्योंकि वोटर अपने वोटों से एमपी या विधायक या पार्षद चुनते हैं, तो वो कोई जादू नहीं होती। लेकिन जो परिणाम सामने आते हैं उसका आकलन करने की कोशिश जो जो करता है, उसको उसमें चमत्कार दिखाई देता है। अगर 152 288 विधानसभा क्षेत्र जो है, उस पर 152 जगह लोकसभा में महाविकास आघाड़ी आगे थी, बढ़त थी उनको, महाविकास आघाड़ी को। लेकिन 4 महीने में वो घटकर 50 से भी नीचे आ गई, 46। तो 152 सीटों पर हमें बढ़त है लोकसभा में, तो उतनी सीटें तो हम आराम से जीत जाएंगे। ऐसी सोच महाविकास आघाड़ी के और इंडी अलायंस के नेताओं की थी कि बस सिर्फ वोटिंग बाकी है, हम तो जीत गए। क्योंकि 152 तो है लोकसभा में, विधानसभा के लिए 180 तक जा सकते, 170 तक जा सकते, ये सोच थी। लेकिन जो बढ़त थी वो कौन से क्षेत्र में कितनी ज्यादा या कितनी कम थी। कई जगह तो 50, 100, 150 से भी बढ़त होती है, उसको बढ़त बोला जाता है। लेकिन विधानसभा का चुनाव आता है तो उसमें वो बढ़त घट गई, तो वो सुधार भी सकते, ये भी हो सकता है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, हारने वाले ने ज्यादा मेहनत की तो अगले चुनाव में जीत सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है। तो ये भी सोचना पड़ता है। लेकिन हवा में थे, महाविकास आघाड़ी हवा में थी। और इसलिए बीजेपी या महायुति के लोग, नेता या उनके जो प्रबंधन करने वाले आरएसएस के लोग थे, वो क्या काम कर रहे हैं उस पर महाविकास आघाड़ी का ध्यान तक नहीं गया था। वो बस मस्त मौला थे कि हम तो सरकार बनाने वाले, जैसे हरियाणा में हुआ था। 1 महीने पहले हरियाणा में कांग्रेस बुरी तरीके से हारी थी। कांग्रेस का मतलब इंडिया अलायंस हारी थी। तो सच्चाई देखने के बजाय इंडिया अलायंस के नेता बोलते रहे कि इंडिया अलायंस के अन्य पार्टियों के साथ कांग्रेस ने हाथ नहीं मिलाया, इसलिए हार गए। बात उतनी नहीं थी, उतनी सी बात नहीं थी। हरियाणा में
लोकसभा चुनाव में जो धक्का लगा था बीजेपी को, उसके बाद आरएसएस मैदान में उतरी थी। और 3 महीने में, लोकसभा के बाद 3 महीने में जो विधानसभा चुनाव आने वाला था, उसके लिए आरएसएस ने कंबर कसी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चुनाव अपने हाथ में लिया था बीजेपी की तरफ से। और हरियाणा जैसे, जहां से सिर्फ 10 लोकसभा एमपी चुनकर जाते, ऐसे राज्य में बीजेपी ने आरएसएस की मदद से एक एक मतदाता से संपर्क का अभियान शुरू कर दिया था। एक एक घर में जाते थे। ऐसा घर नहीं छूटा होगा कि जहां आरएसएस का कोई स्वयंसेवक या प्रचारक पहुंचा नहीं। वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी तरफ, बीजेपी की तरफ वोट खींचने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी अपनी तरीके से टिकट का बंटवारा कर रही थी, वगैरह वगैरह, स्ट्रेटेजी, रणनीति बना रही थी। लेकिन आरएसएस का अभियान जो था वो पहले से तय था और उसी ढंग से चल रहा था। और इसका परिणाम, जिस दिन हरियाणा के मतगणना हुई और नतीजे सामने आ गए, तब लोगों की आंखें खुल गई। अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन से मंत्रालय का मंत्री कौन बनेगा, किसको मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा, इस पर झगड़े चल रहे थे। चुनाव जीतने की बात हो ही नहीं रही थी। आराम से माना जा रहा था कि हम तो जीत रहे। बीजेपी वालों को भी गारंटी नहीं थी कि वो जीत सकते। लेकिन ये चमत्कार आरएसएस के जो प्रचारक और प्रबंधक थे, उन्होंने करके दिखाया था। वो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग था। और इसीलिए हरियाणा और महाराष्ट्र, जो पहले साथ साथ चुनाव होते थे, वो अलग किए गए थे। हरियाणा में पहले चुनाव हो गया और महाराष्ट्र में 1 महीने के बाद हुआ। जैसे वैक्सीन शुरू में मर्यादित लोगों को दिया जाता है, बाद में सब लोगों को दिया जाता है, तब 10 लोकसभा सीट वाले हरियाणा में पहले प्रयोग किया गया। और जब विधानसभा का महाराष्ट्र का चुनाव आ गया, तो वही एक्सपेरिमेंट, वही प्रयोग आरएसएस वालों ने महाराष्ट्र में किया था। कितने लोगों को पता है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 2 महीने पहले से आरएसएस ने काम शुरू कर दिया था। हरियाणा के चुनाव में क्या होगा उसका अंदाजा मतदाता के प्रतिशत से आरएसएस के लोगों को आया था। और आरएसएस वाले 2 महीने पहले से महाराष्ट्र में काम के लिए जुट गए थे। बहुत सारे ऐसे थे कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद और हरियाणा में जो कुछ चल रहा था, तभी से महाराष्ट्र के गांव गांव में काम में लगे हुए थे। 4 महीने में बीजेपी के लिए आरएसएस ने महाराष्ट्र के गांव, शहर, छोटे कस्बे, मोहल्ले में 60,000 मीटिंगें करी थी। 60,000 मीटिंगें, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे बस्तियां, 50, 150, 200 लोगों की मीटिंगें की थी आरएसएस ने। और बीजेपी की मीटिंगें अलग और आरएसएस की मीटिंगें अलग। आरएसएस हिंदुत्व पर काम कर रहा था। आरएसएस ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो उसके लिए काम कर रहा था। और बीजेपी का जो पार्टी का संगठन है, वो अपनी पार्टी का एजेंडा लेकर वोटर के पास जाता था। और आरएसएस के लोग ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें, राष्ट्रवाद के लिए वोट करें, घर से निकले और वोटिंग करे, इसके लिए आरएसएस प्रयास कर रहा था। और 60,000 मीटिंगें, बैठकें कम नहीं होती। तो वो चमत्कार जो हरियाणा में पहले हुआ, उसका रिपीटेशन, पुनरावृत्ति महाराष्ट्र में हो गई नवंबर 2024। और उसके बाद मुझे याद है, मैंने मराठी में एक वीडियो किया था कि महाराष्ट्र में भाजपा ने और महायुति ने, एनडीए ने बड़ी संख्या में चुनाव जीता। 288 में 237 सीटें एनडीए जीत गई थी, महायुति जीत गई थी।
फिर भी सरकार नहीं बन रही थी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर चर्चा चल रही थी। शिंदे या फडणवीस। शिंदे रहेंगे, शिंदे जाएंगे, क्या शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर चर्चा चल रही थी। सरकार नहीं बनी थी। लेकिन मतगणना हो गई और चुनाव के नतीजे आ गए। उसके 2 दिन बाद, सिर्फ 2 दिन बाद, जो आरएसएस के लोग महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए लगे रहे थे, जिन्होंने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र में किया था, वो शपथ विधि के लिए या सरकार बनने के लिए महाराष्ट्र में रुके तक नहीं। 23 नवंबर को महाराष्ट्र में मतगणना हो गई और 25 और 26 नवंबर को आरएसएस के जो कार्यकर्ता महाराष्ट्र के चुनाव प्रबंधन में लगे थे, वो निकल गए। उनमें से ज्यादातर लोग दिल्ली चले गए और बाकी बचे हुए बिहार चले गए, जहां 8 महीने बाद चुनाव होने वाला है। तो ये समझना जरूरी है। जिन्होंने महाराष्ट्र में या हरियाणा में चमत्कार किया था, वो चुनाव के मधुर फल चखने के लिए वहां रुकते नहीं। इसको आरएसएस बोलते हैं। वो निकल गए महाराष्ट्र से और दिल्ली में पिछले 1.5 महीने से वो लोग काम कर रहे हैं। उनका जो टारगेट है, उसका तक दिल्ली के राजनीतिज्ञों को पता नहीं है। आरएसएस का दिल्ली में टारगेट क्या है? आरएसएस के जो स्वयंसेवक दिल्ली में बीजेपी को जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनका लक्ष्य क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, उनकी रणनीति क्या है, उनका एजेंडा क्या है, उसका पता बीजेपी वालों को भी दिल्ली के पता नहीं है। वो अपनी तरीके से काम कर रहे हैं, आरएसएस अपनी तरीके से काम कर रहे हैं। अगर पिछले 2015 और 2020 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव हम देखें और समझे और उसका अभ्यास करें, तो एक बात ध्यान में आती है कि जो वोटर लोकसभा में बीजेपी के साथ आता है, वो विधानसभा में बीजेपी के साथ रुकता नहीं है। जो बीजेपी 35 से 38% तक विधानसभा में रहती है, वो लोकसभा में 54-55% तक चली जाती है। उसका मतलब साफ है, 15 से 17% बीजेपी का वोटर लोकसभा का विधानसभा में बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी के पास चला जाता है। और इसलिए विधानसभा लोकसभा में जो आम आदमी पार्टी 50% से ऊपर चली जाती है, लोकसभा में वो 35% से नीचे घटकर आती है। तो इस समय 1.5 महीने पहले महाराष्ट्र का चुनाव खत्म होने के बाद जो आरएसएस के स्वयंसेवक दिल्ली पहुंच गए हैं और वहां का चुनाव प्रबंधन बीजेपी के लिए अपने तरीके से कर रहे हैं, उनका एजेंडा और टारगेट साफ है। जो 15%, 16% लोकसभा के बाद बीजेपी का साथ छोड़कर जाते हैं, उनमें से अगर 6, 7, 8%, 10% बीजेपी के साथ रोका जाए, तो जो बीजेपी 35, 38% पर आती है, वो आगे जाकर 45, 47, 48% तक जाएगी। और अगर बीजेपी 45 से 48% पर जाती है, तो अपने आप आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के परसेंटेज के आसपास पहुंच जाती है। 35, 34% से लेकर 48, 40% आगे नीचे आ जाती है। और अगर आम आदमी पार्टी 40% पर रुकती है और बीजेपी 45, 48% पर जाती है, तो बीजेपी का बहुमत पक्का हो जाता है। ये तो आरएसएस वाले अपने तरीके से कर रहे, घर घर गली कुत्ते में मोहल्ले में जाकर, एक एक घर में जाकर जो असली मतदाता है, उसके संपर्क में आरएसएस के लोग पहुंच गए, जिसकी चर्चा तक किसी मीडिया में नहीं है। जो महाराष्ट्र में हुआ था, तो चमत्कार बोला गया,
वो चमत्कार नहीं था। आरएसएस का घर घर पहुंचना उस चमत्कार का असली कारण था। और वही टैक्टिक्स, वही रणनीति आरएसएस ने बीजेपी के लिए दिल्ली में अमल में लाना शुरू कर दिया। और ये आज नहीं है, चुनाव की घोषणा होने के बाद नहीं है। महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हुआ, मतगणना हो गई, रिजल्ट आ गए, नतीजे आ गए, 2 दिन के बाद ये लोग दिल्ली के लिए निकल गए। यानी 25-26 नवंबर के बाद आरएसएस ने बीजेपी के लिए दिल्ली चुनाव का काम शुरू किया था। तब से लेकर आज तक 1.5 महीने में कितने हजार, कितने लाख लोगों तक बीजेपी के स्वयंसेवक पहुंचे हैं, उनको कितना कन्विंस किया है, उसका सबसे बड़ा सबूत आपको चाहिए तो आरएसएस का मतलब हिंदुत्व होता है। और हिंदुत्व अपने को हराएगा, इसका डर केजरीवाल को सता रहा है। और इसलिए पिछले कुछ दिनों से केजरीवाल अचानक हिंदुत्ववादी बन गया, पुजारियों के पास में पहुंच गया, मंदिर में पहुंच गया, ग्रंथियों के पास पहुंच गया, गुरुद्वारे पहुंच गया। क्योंकि केजरीवाल को फीडबैक उसकी ही पार्टी की कार्यकर्ताओं से आ रहा है कि गांव गांव में, घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले तक, गली तक आरएसएस हिंदुत्व लेकर पहुंच गया है। और इस चुनाव में 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में चमत्कार कौन करेगा तो हिंदुत्व करेगा। जो योगी बाबा की घोषणाएं बटोगे तो कटोगे, इसका प्रभाव 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में दिखाई देने वाला है। ये फीडबैक मीडिया के पास नहीं पहुंचा है, लेकिन केजरीवाल के कार्यकर्ताओं से लेकर केजरीवाल तक पहुंच गया है। क्योंकि सर्वे अलग तरीका होता है, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता उस मोहल्ले में, उस गांव में, उस बस्ती में रहता है। और उस बस्ती के लोग क्या बोल रहे हैं, वो बस्ती का वोटर क्या बोल रहा है, मतदाता क्या बोल रहा है, ये कार्यकर्ता समझ पाता है। और इसलिए कार्यकर्ता जो फीडबैक देता है वो नेता के लिए इंपॉर्टेंट होता है। केजरीवाल ये बात अच्छी तरह से समझते हैं और इसलिए उनके कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक आम आदमी पार्टी के लीडर तक, केजरीवाल तक पहुंचा है, उससे केजरीवाल डरा है। इसलिए पुजारियों को वेतन देने की बात, ग्रंथियों को वेतन देने की बात, हिंदुत्व की बात, मंदिरों जाने की बात जो केजरीवाल कर रहे हैं, वो आरएसएस के स्वयं सेवकों का चमत्कार दिल्ली में होने जा रहा है, उसका सबसे बड़ा सबूत है। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में घंटी के सिंबल पर क्लिक करिए। नमस्कार।